माफी मांगना पड़ेगा। 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल 2024 बुधवार देर रात लोकसभा में बहुमत से पारित हो गया। वक्फ बिल पर 15 घंटे से ज्यादा चर्चा होने के बाद विधेयक पारित होने से जहां एक और एनडीए के तमाम दल इसका स्वागत कर रहे हैं। Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are diving deep into major uproar in the Indian Parliament that has grabbed headlines, where Treasury Bench MP shouted slogans like Sonia Gandhi Maafi Mango during the debate on the Waqf bill. What caused this chaos? What exactly did the Congress say veteran? And how did Speaker Om Birla respond? Let's break it all down in simple terms. वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है। इस बिल का नाम यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 है। नया बिल 1995 के वक्फ एक्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया है। First, let's understand what the Waqf bill is all about. The Waqf system in India refers to the lands or property that is donated to the religious or charitable purposes, mainly under Islamic law. नए बिल के प्रावधान के मुताबिक वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक इस्लाम का पालन किया हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। नए विधेयक में सर्वे का अधिकार वक्फ कमिश्नर की जगह कलेक्टर को दिया गया है। सरकार के कब्जे में वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर का फैसला प्रभावी माना जाएगा। इस बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। विपक्ष ने इस बिल को गैर संवैधानिक बताया था। वहीं कई मुस्लिम संगठन इस नए संशोधित कानून को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन वक्फ के पास कितनी जमीन है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ के पास तकरीबन 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अगर इसकी तुलना रक्षा मंत्रालय और रेलवे से की जाए तो वक्फ जमीन के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर है। The government recently introduced amendment to the Waqf Act aiming to improve transparency, reduce illegal occupations and make Waqf board operations more accountable. This might sound straightforward, but in India politically sensitive atmosphere, even a bill like this can become a lightning rod for controversies. During the debate on the Waqf bill, a senior Congress leader who has served in the union ministers made remarks that did not sit well with the ruling BJP members. माननीय सभापति महोदय, आज इस पुराने वक्फ की आखिरी रात में खड़े होकर इस नए वक्फ के आगाज की नई सुबह के दिन मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। जब वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस पे बात करनी है तो मुझे 4 दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। एक, इस बिल के तकनीकी प्रावधान जिस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। दूसरा है वक्फ की अवधारणा, तीसरी है वक्फ की राजनीति और चौथा है वक्फ की राजनीति के नाम पर होने वाली वह सांप्रदायिक बनाम सेकुलर की राजनीति। He cautioned the government intentions and behind the amendments, for implied that the bill could be used to target a particular minority community. He raised concern that such a move might create division, fear and marginalization. सबसे पहले हमारे नेता सदन माननीय नड्डा जी ने बताया कि किस विस्तार के साथ इस वक्फ कमेटी ने काम किया, किस शिद्दत के साथ हमारी सरकार ने काम किया। और चाहे वक्फ कमेटी के जेपीसी के चेयरमैन हमारे उस सदन के सदस्य जगदम्बिका पाल जी रहे हो, हमारे मंत्री जी रहे हो, सबने जिस शिद्दत से काम किया है, तो उनके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। तो इस एहतराम के साथ मैं अब आगे का बयान शुरू करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की,
और जहां ISIS का इलाका, वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमारे यहां क्यों है, कैसा? तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। As soon as those remarks were made, BJP MP sprang into protest. Loud slogans filled with the Lok Sabha. The chant "Dad caught everyone attention. सोनिया गांधी माफी मांगो." संसदीय मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन में के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन द्वारा देर रात बैठकर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी नियमानुसार पारित किए एक विधेयक के माध्यम से सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये सत्र 31 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 26 बैठकें की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर 173 माननीय सदस्यों ने भागीदारी की। Why Sonia Gandhi? Because she is the former Congress president and symbolic figurehead of the party. The BJP MP demanded that the Congress leadership apologize for an inflammatory and divisive remark made by one of their own. Yes, Jairam ji. Minister, Please. if the Yes, Honorable Finance Minister Honorable Member. has found a statement objectionable, Jairam ji, address the chair. the statement of the Honorable Member stigmatizing a whole community is objectionable. Oh. And what is worse is the chairman lending respectability to that view. Oh my. That is Apart from this, amidst the chaos, Speaker Om Birla intervened. He tried to bring order of the House and later expressed disapproval of the Congress leader's language and tone. Birla reminded members that while it is important to debate and criticize, the dignity of a parliament must be upheld. अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह, सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर सुधांशु जी ने कहा इशरत जहां, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहां के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। He urged MP not to make comment that could hurt national unity or promote communal tension. Interestingly, Speaker Birla did not just warn Congress MP, he also called all MP to maintain decorum and avoid targeting leaders who are not present in the House at that moment. क्या ये बाप के घर से लिखा गए थे ये लोग दुनिया में? माननीय सदस्य पाप्पू यादव जी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पहले बुद्ध की परिकल्पना समझ लीजिए, अपो दीपो भव।
इस्लाम के पहले बौद्ध धर्म आए थे मंत्री महोदय, और क्यों आए थे इस दुनिया में बौद्ध धर्म, इसको भी जान लीजिए। जब जुल्म हुआ था इस देश के 90% गरीब, दलित, ईबीसी, मूलवासी, आदिवासी पर, जब उसके संस्कृति पर हमला हुआ था, जीने के तरीके पर, तब बौद्ध धर्म आया था। और वो बौद्ध धर्म ने इस दुनिया को वसुधैव कुटुंब दिया। Moreover, after the incident, political reaction poured in. From the BJP side, leaders criticized the Congress for what they term as appeasement politics and accused them of spreading information about the bill. The drastic change for the youth of this country not coming. The legislation, piece of legislation given priority by this government, you can see that to have only one agenda, to divide our own Bharat Mata on the name of religion. To divide Bharat Mata on the name of religion. This is the only one agenda. Yes. Kiran Rijiju is speaking. While speaking, you are repeating. This is not against minority. This is not against. Why this type of guilty conscience in your mindset? Why this type of guilty conscience? Why? Rijuji. Just now Radhakrishnan told, in this provision bill, you are providing non-Muslims in the Waqf board, central Waqf board and state Waqf board. You are giving that every religion that it was there. I will show you. This is the Vaishno Devi Temples Act. What is the Vaishno Devi Temple Act saying? In addition to this, from the Congress side, they defended their MP saying he was only highlighting the minority and exercise his right to free speech. Some even pointed fingers at the BJP for creating drama and diverting attention from real issues like inflation, unemployment, governance failures. Social media was flooded with the clips from the parliament with hashtags like Sonia Gandhi Maafi Mango and Waqf Bill trending. Apart from this incident reflects a deeper trend in Indian politics where every positive discussion about quickly turn into battle of ideology and identity. A big development coming in as the Waqf showdown continues in the Lok Sabha. The ruckus and the uproar hasn't stopped, and the BJP has now said that Sonia Gandhi should apologize. Sonia Gandhi has said that the Waqf bill is an attack on the constitution. Ms. Gandhi also said that it's a brazen attack on the constitution. This, do note, after the Waqf bill was first approved in the Lok Sabha and then the Rajya Sabha, it has met with a lot of opposition from across party lines. With a majority, it has been approved. However, there have been some concerns about how the implementation would go ahead, with Congressman Mallikarjun Kharge also earlier stating that the Waqf bill had the potential to sow dispute across the country. Of course, Union Minister J.P. Nadda and Prime Minister Modi have called it as a watershed moment for India and termed it as a decision that was long pending and that is going to not interfere with the religious rights of the Muslim community in the country. The Waqf bill debate could have been healthy discussion about the religious land management, but it became yet another battleground for communal narratives. It also shows how Parliament, a place for constructive dialogues, increasingly being used for scoring political points. With elections always around the corner in India, every speech is seen through a political lens. So, what do you think? Were the Congress MP remarks valid concern or needlessly provocative? Did BJP overact by dragging Sonia Gandhi over the issues? And more importantly, do you think the parliament is still a place for a serious debate, or has it become a political theater? So don't forget to comment your thought below. Like this video if you found it informative and hit the bell icon for more such updates. Thanks for watching. See you in the next one.